सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो अगेन इन दिस वाइल वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स फॉर ऑडिट फॉर द अपकमिंग May 23 एग्जामिनेशंस। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ऑडिट के, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एंड हमने आपके लिए इन अमेंडमेंट्स को बहुत ही ज्यादा सिंपल और कंसाइज कर दिया है, इजी बना दिया है। आप खाली मुझे 1-1.5 घंटा दे दें और आप देखेंगे कि ऑडिट अमेंडमेंट्स बहुत आराम से हो गया, कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, राइट? लॉ के लिए भी बता दूं मैं आपको कि लॉ के लिए जो अमेंडमेंट्स आए हैं फॉर द अपकमिंग May 23 एग्जामिनेशंस, उसका भी जो अमेंडमेंट वीडियो है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर मैं रिलीज कर चुका हूं। एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में हमने कोशिश करी है कि सारे के सारे लॉ अमेंडमेंट्स को कवर कर दिया जाए कम टाइम फ्रेम में। और फेमा के जो कॉम्प्लिकेटेड ओडीआई वाले अमेंडमेंट्स हैं उसको भी बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया है। तो आप एक बार उन अमेंडमेंट वीडियोस को देखना, यू विल फील दैट डिफरेंस कि ओके मेरे लिए ओडीआई इजी हो गया है ना? अब अगर ऑडिट की बात करें हम लोग, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट पार्ट, बिफोर स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट वीडियो, आप इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, है ना? ये जो पीडीएफ नोट्स है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको कहां से मिलेगा सर? अपना मेंटर के वेबसाइट से मिलेगा, फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट से, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मैंने पीडीएफ आपके लिए शेयर कर दिया है। देयर ऑल्सो आई हैव शेयर्ड विद यू। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है सर, तो देर ना करें, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। तो अगर अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट्स कहां कहां है सर? एक कंपनी ऑडिट के अंदर एक माइनर अमेंडमेंट है, एनबीएफसी ऑडिट के अंदर एक अच्छा अमेंडमेंट है, पीयर रिव्यू के चैप्टर में मेजर चेंजेस है यहाँ पे, और प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में कुछ चेंजेस हैं। तो मेनली अगर बात करें तो पीयर रिव्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में आपको अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे, अच्छे अमेंडमेंट्स दिखाई देंगे, खास करके पीयर रिव्यू के चैप्टर में। फॉरेंसिक ऑडिट में अगेन एक माइनर अमेंडमेंट है, एनबीएफसी ऑडिट के अंदर एक एडिशन है, एक अच्छा चेंज है, कंपनी ऑडिट के चैप्टर में एक माइनर चेंज है, ठीक है ना? तो ओवरऑल दिस आर द अमेंडमेंट्स वी हैव। तब देखना, सबसे पहले अगर कंपनी ऑडिट के अमेंडमेंट की बात करें तो यहां पे सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट है, दैट इज स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। अब स्मॉल कंपनी की अगर बात करें हम लोग, तो स्मॉल कंपनी अगेन इज यूज्ड अक्रॉस मैनी प्लेसेस इन कंपनी ऑडिट, राइट? आप रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का सेक्शन देखेंगे, वहां पे भी एग्जामिनेशन पार्ट में स्मॉल कंपनीज का नाम दिया गया है। तो काफी जगह स्मॉल कंपनीज का जिक्र देखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर अगेन आप देखेंगे वो जो सीलिंग लिमिट वाला पॉइंट है, वहां पे स्मॉल कंपनीज का नाम दिया गया है। एंड उसके अलावा कारो 2020 की बात करें तो कारो 20 के अंदर भी स्मॉल कंपनीज का रेफरेंस दिया गया है कि कारो 20 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कंपनीज। तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो सेक्शन है 141 सबसेक्शन 3, उसके अंदर वो जो सीलिंग लिमिट वाला क्लॉज है, वहां भी स्मॉल कंपनीज को एग्जम्प्ट किया गया है। कारो 20 के अंदर स्मॉल कंपनीज को एग्जम्प्ट किया गया है। तो अक्रॉस मेनी प्लेसेस यू सी द रेफरेंस ऑफ स्मॉल कंपनीज। बट व्हाट आर द स्मॉल कंपनीज? स्मॉल कंपनीज होती क्या है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो बोला है कि स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी आते जाने पब्लिक कंपनी। तो वर्ड यूज किया यहाँ पे मीन्स, मतलब एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के बाहर अपने को कुछ भी नहीं देखना। तो स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी आदत आने पब्लिक कंपनी, मतलब एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। स्मॉल कंपनी बनने के लिए पहला क्राइटेरिया ही ये है दैट यू हैव टू बी ए प्राइवेट कंपनी। इफ यू आर ए पब्लिक कंपनी यू कैन नेवर बी ए स्मॉल कंपनी, इफ यू आर ए प्राइवेट कंपनी देन यू कैन बी ए स्मॉल कंपनी। लेकिन देखना पड़ेगा कि भैया तेरा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, तेरा टर्नओवर कितना है। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर थोड़ा ज्यादा है, तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगा। प्राइवेट है मगर स्मॉल नहीं है, मगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर अगर थोड़ा कम रहेगा तो वो क्या होगा सर? स्मॉल कंपनी रहेगा, ठीक है ना? तो वो पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट क्या दिया है, टर्नओवर का लिमिट क्या दिया है? तो बोला पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड। अब देखना, पहले पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 CR, 4 खोखा। पहले ये 2 खोखा था, अब इसको डबल कर दिया, 4 खोखा कर दिया। तो बोला पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 CR and turnover as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 40 CR। तो पहले ये 20 CR था, इसको 40 CR कर दिया है। तो पहले बोला करते थे स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी आदत है पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो एंड जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा ना हो एज पर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया सर? खाली लिमिट्स को डबल कर दिया, 2 करोड़ का 4 करोड़ कर दिया और 20 करोड़ का 40 करोड़ कर दिया। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल एग्जामिनिंग इन द क्वेश्चन की वेदर द कंपनी गिवन इन क्वेश्चन इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट।
जैसे कि कारो 20 के केस में अपन पढ़ते हैं कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कंपनीज, तो अगर एक कंपनी वहां पे स्मॉल कंपनी है तो कारो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में पब्लिक कंपनी दिया तो अलग बात है, फिर छोड़ दो। बट अगर प्राइवेट कंपनी दिया है तो देखो स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। स्मॉल कंपनी है तो एनीवेज कारो नहीं लगेगा, और स्मॉल कंपनी नहीं है अदर देन दैट एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, तो फिर जो बाकी कंडीशंस दिया है कारो के अंदर प्राइवेट कंपनी के केस में एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए, वो सारी कंडीशंस चेक करो, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। याद है ना कारो कि पब्लिक कंपनीज में हमेशा एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एग्जम्पशन दिया जाएगा। वहां पे फिर कंडीशंस दिया हुआ है कि जो रेवेन्यू है वो 10 सीआर से ज्यादा ना हो, जो बोरोइंग्स है वो 1 सीआर से ज्यादा ना हो, वो जो कंडीशंस दिए है वहां पे, है ना। तो पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा वेदर द कंपनी गिवन इन क्वेश्चन इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट, और स्मॉल कंपनी है कि नहीं कैसे पता चलेगा कि वो एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 4 सीआर से ज्यादा ना हो, टर्नओवर 40 सीआर से ज्यादा ना हो। तो अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक स्मॉल कंपनी है तो कारो लगेगा ही नहीं, वो सेलिंग लिमिट वाला प्रोविजन लगेगा ही नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन वाला, रोटेशन वाले प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। लेकिन अगर वो स्मॉल कंपनी नहीं है तो अकॉर्डिंगली अपने को एग्जामिन करना होगा, तो यहां पे लिमिट्स डबल किया गया है। एंड उसके अलावा इफ यू रिमेंबर तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में बोला करते थे कि होल्डिंग कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, जो भी कंपनी किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता। तो वो आज भी सेम है कि होल्डिंग कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, सबसे कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, जो कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो वो कॉन्सेप्ट आज भी सेम है, बट यहां पे खाली लिमिट्स को डबल कर दिया गया है। सो दैट इज व्हाई दिस पॉइंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड द केस स्टडी पर्पस। उसके बाद एनबीएफसीज, अगर ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसी ऑडिट के अंदर एक मेजर चेंज है। क्या चेंज है सर? एनबीएफसीज का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, जो क्लासिफिकेशन है, वो चेंज हुआ है। पहले आपको याद होगा कि अलग अलग वेज से एनबीएफसीज को कैटेगराइज किया जाता था, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, है ना, डिपेंडिंग ऑन द साइज, नेचर, बहुत सारे अलग अलग वेज से एनबीएफसीज को क्लासिफाई किया जाता था। अकॉर्डिंगली एनबीएफसीज के ऊपर अलग अलग प्रोविजंस लगते थे, राइट। पोटेंशियल नॉर्म्स क्या होंगे, एनपीए क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, वो अलग अलग प्रोविजंस लगते थे वहां पे। अब एनबीए क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली चेंज किया गया है। जो एनबीए क्लासिफिकेशन का जो एनबीएफसीज क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको कंप्लीटली चेंज किया गया है। एनबीएफसीज को यहां पे 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो पुराना वाला जो क्लासिफिकेशन था एनबीएफसी का उसको दिमाग से हटा दो। अब बोला एनबीएफसीज को ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो, 4 लेयर्स में डिवाइड करो। देखेंगे कौन सा एनबीएफसी कौन सा लेयर में फॉल करता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि जो एनबीएफसी जिस लेयर में फॉल करता है उसके हिसाब से बाकी रिक्वायरमेंट्स लगेंगे। जैसे कैपिटल प्रोविजनिंग का रिक्वायरमेंट्स होता है, राइट। तो जितना भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है एनबीएफसी के अंदर, तो वो उसी बेसिस में लगेगा कि वो एनबीएफसी किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो पहले ये देखना होगा कि कोई भी एनबीएफसी किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस लेयर में फॉल करता है। 4 लेयर्स में एनबीएफसी को डिवाइड किया गया सर, 4 लेयर्स में एनबीएफसी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है सर आपका बेस लेयर। क्या आता है सर? बेस लेयर आता है, ठीक है ना, सबसे नीचे, सबसे नीचे। उसके बाद आता है सर यहां पे मिडल लेयर। क्या आता है सर? मिडल लेयर। उसके बाद आता है सर अपर लेयर, और उसके बाद आता है टॉप लेयर, ठीक है ना। तो 4 अलग अलग लेयर्स में एनबीएफसी को डिवाइड किया गया। तो कोई भी एनबीएफसी तो देखना पड़ेगा वो बेस लेयर में फॉल करता है, मिडिल लेयर में फॉल करता है, अपर लेयर में फॉल करता है, टॉप लेयर में फॉल करता है। एंड बेस्ड ऑन कि वो किस लेयर में फॉल करेगा उसके ऊपर जो भी एनबीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स वगैरह होंगे, कैपिटल के नॉर्म्स वगैरह होंगे, वो लगेंगे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन कि वो कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है। तो सबसे पहले अगर बेस लेयर की बात करें तो नॉर्मली ये सारा का सारा जितना भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज की भैया हम डिपॉजिट्स नहीं लेते इसलिए तुम बेस लेयर में आते हो, सबसे नीचे आते हो, तुम डिपॉजिट्स नहीं लेते। प्लस सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज, सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज जिस जो नॉर्मली लोअर कैटेगरी की होती है तो वो बेस लेयर में आता है। जैसे जो एनबीएफसीज पीयर टू पीयर लेंडिंग फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं,
जैसे फेडसेंट आपने सुना होगा, फेडसेंट पीयर टू पीयर लैंडिंग प्रोवाइड करती है, राइट, बोरोवर्स को इन्वेस्टर्स तक कनेक्ट करती है। जो एनबीएफसीज अकाउंट एग्रीगेटर्स का काम करती है, वो सारे बेस लेयर्स में आती है। उसके बाद आता है सर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में अगेन आता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। कौन सी एनबीएफसीज आती है सर? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, जो डिपॉजिट्स लेती हैं। तो जो डिपॉजिट्स नहीं लेती बेस लेयर में आती हैं, जो डिपॉजिट्स लेती हैं वो मिडिल लेयर में आती हैं। उसके बाद जो बिग नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, जो बिग नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, डिपॉजिट्स नहीं लेती मगर बिग हैं। बिग है मतलब एसेट साइज वगैरह ज्यादा है, ठीक है, बिग है मतलब एसेट साइज वगैरह ज्यादा है। एंड अगेन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज। अपर लेयर में बेसिकली आता है टॉप 10 एनबीएफसीज, जो हमारे देश के अंदर टॉप 10 एनबीएफसीज हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अपर लेयर है ना, अब जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, टॉप मोस्ट। और टॉप लेयर की बात करें ना, तो टॉप लेयर को इस वक्त खाली रखा गया है, कंप्लीटली एम्प्टी रखा गया है। गवर्नमेंट ने बोला अभी टॉप लेयर में कौन है नहीं बता रहे, लेटर ऑन अपने को लगेगा यार इस एनबीएफसी में रिस्क बहुत ज्यादा है, ये एनबीएफसी बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, इसके लिए अलग से लेयर बनाने की जरूरत है, तो उसको वहां पे टॉप लेयर में डाल देंगे, है ना। तो कुल मिलाकर 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया एनबीएफसी को। बेस लेयर जिसके अंदर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आती हैं, सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग जो प्रोवाइड कर रही हैं, जो अकाउंट एग्रीगेटर्स का काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस वगैरह नहीं है प्रैक्टिकली, वैसे जो एनबीएफसी होते हैं ना जिनको ऑपरेशंस वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद मिडिल लेयर के अंदर आती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो डिपॉजिट्स ले रही हैं, प्लस सर्टेन नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिनका एसेट बेस वगैरह बहुत ज्यादा है, 1000 सीआर या उससे ज्यादा है। देन अपर लेयर के अंदर टॉप 10 एनबीएफसीज आती हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड देन वी हैव द टॉप लेयर दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो देखना सबसे पहले आता है यहां पे सर, दिस 4 लेयर्स आर एनबीएफसी बेस लेयर, एनबीएफसी मिडिल लेयर, एनबीएफसी अपर लेयर, एंड लास्टली एनबीएफसी टॉप लेयर. The top layer is ideally expected to be empty and will be filled by the RBI based on the required need. The base layer shall comprise of non-deposit taking NBFCs below the asset size of 1000 CR. अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, मैंने क्या बोला, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, बट जो बड़ी एनबीएफसीज है वो तो मिडिल लेयर में जा रही हैं, यानी अल्टीमेटली जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज में छोटी एनबीएफसीज है जिनके एसेट साइज 1000 CR से कम है, वो बेस लेयर में आ रही हैं। एंड देन एनबीएफसीज प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जैसे जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्रोवाइड कर रही है। फेडसेंट की अगर मैं बात करूं तो फेडसेंट पहला वैसा एनबीएफसी है जो पीयर टू पीयर लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे देश के अंदर। तो बेसिकली इन एनबीएफसीज का काम ही ये होता है कि बोरोवर्स को इन्वेस्टर्स तक कनेक्ट करना, ठीक है ना, बोरोवर्स को इन्वेस्टर्स तक कनेक्ट करना, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। उसके बाद वी हैव एनबीएफसीज अकाउंट एग्रीगेटर्स, जो लोग अकाउंट एग्रीगेटर्स का काम कर रहे हैं। द नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग एनबीएफसीज, जो ऑपरेटिव नहीं है, जिनका कोई बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह सच नहीं है। एंड एनबीएफसीज नॉट हैविंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस, ऐसी एनबीएफसीज जो पब्लिक फंड्स होल्ड ही नहीं करती, जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करती। तो ये सारा बेस लेयर में आ गया, सबसे नीचे आ गया। उसके बाद वी हैव मिडिल लेयर, यानी बीच में। तो ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज, कोई भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो मिडिल लेयर में ही आएगा, खाली उसके अंदर जो टॉप 10 होंगी वो अपर लेयर में जाएगा। Then non-deposit taking NBFCs with asset size of 1000 CR and above, तो देखना होगा अगर एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, अगर एसेट साइज लेस देन 1000 CR है वो बेस लेयर में जाएगा, 1000 CR या उससे ऊपर है तो वो मिडिल लेयर में आएगा। एंड देन वी हैव एनबीएफसीज अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, तो जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं, जो पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, तो ऑल दिस फॉल्स इन द मिडिल लेयर। तो जो हम लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का नाम सुनते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, वो सारा मिडिल लेयर्स में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज मिडिल लेयर्स में आती है, ठीक है ना। देन वी हैव अपर लेयर, तो अपर लेयर क्या है, top 10 eligible NBFCs in terms of their asset size shall always reside in the upper layer irrespective of any other factor। तो डिपॉजिट टेकिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, अगर वो टॉप 10 कैटेगरी में आती है तो अपर लेयर है। तो एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मिडिल लेयर या अपर लेयर, देश के अंदर देखेंगे उसकी इज्जत क्या है, टॉप 10 में है कि नहीं है। टॉप 10 में है तो अपर लेयर वरना मिडिल लेयर। अगर हम लोग बात करें एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की,
तो अगेन देखेंगे एसेट साइज कितना है, 1000 सीआर से कम है या 1000 सीआर है या 1000 सीआर से ज्यादा है। 1000 सीआर है या 1000 सीआर से ज्यादा है तो मिडिल लेयर, 1000 सीआर से कम है तो बेस लेयर, टॉप 10 में आती है तो अपर लेयर, राइट। एंड टॉप लेयर को भी खाली किया गया है, टॉप लेयर को खाली किया गया है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भैया रिस्क बहुत ज्यादा है, ये एनबीएफसी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आगे उस एनबीएफसी को टॉप लेयर से अपर लेयर से टॉप लेयर पे ले जाएगा कि आप अपर लेयर पे नहीं रहे, अब आप टॉप लेयर पे जा सकते हो, और टॉप लेयर के लिए हम कुछ अलग रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली दिस आर द चेंजेस इन एनबीएफसीज दैट यू नीड टू रिमेंबर। देन फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर कुछ खास चेंज नहीं है, बेसिकली खाली ये जो नाम है फॉरेंसिक ऑडिट, इसको फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर दिया गया है। सिमिलरली जहां भी वर्ड फॉरेंसिक ऑडिटर यूज हो रहा था उसको फॉरेंसिक अकाउंटेंट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फॉरेंसिक ऑडिट को चेंज कर दिया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग बना दिया, और फॉरेंसिक ऑडिटर को चेंज करके फॉरेंसिक अकाउंटेंट बना दिया। तो कुछ खासा चेंज नहीं है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। अब जो मेन चेंजेस आता है सर वो अपना पीयर रिव्यू के चैप्टर में आता है, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आता है वो अपने पीयर रिव्यू के चैप्टर में आता है। तो अब इन चेंजेस के बारे में ध्यान से सुने। अब सबसे पहले अगर आपको याद हो, अगर पीयर रिव्यू की बात करें तो चाहे ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू हो, चाहे स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू हो, अगर आपने मुझसे क्लासेस ली है, मैं आपको हमेशा बताता था कि पीयर रिव्यू के अंदर जो रिव्यूअर होगा ना, वो कंप्लायंस ऑफ टीपीई चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कंप्लायंस ऑफ टीपीई चेक करेगा, ये मैं आपको हमेशा बताता था। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज आती थी, स्कोप में भी ये चीज आती थी। कंप्लायंस ऑफ टीपीई मतलब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि जितने भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो कंप्लायंस ऑफ टीपीई चेक करेगा, ये चीज आपको मैं हमेशा बताता था, ठीक है। अब यहां पे सर एक चीज ना ऐड किया है, अब यहां पे सर एक चीज ऐड किया है, दैट इज ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, एक नया टर्मिनोलॉजी ऐड किया है। इस टर्मिनोलॉजी को दिमाग में बैठा लीजिए, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू अगेन जो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स हैं अपने क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखेंगी, अपने क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव करेंगी, अपना क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करेंगी। तो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए आपने बहुत सारे पैरामीटर्स देखे हैं जो पीयूष को फॉलो करना होता है, जैसे स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है, इंडिपेंडेंस का ध्यान देना होता है, राइट। अब उसी ट्रेनिंग, उसी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए एक नया मॉडल ऐड किया, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। अब मजे की बात क्या है सर, देखना, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल के अंदर ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल है, ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल है, एंड ये सिर्फ सिलेक्टिव प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को ही लगता है जो कि सिलेक्टिव क्लाइंट्स का ऑडिट करती है। मतलब सारे पीयूष को ये मॉडल नहीं लगता, सिलेक्टिव पीयूष को ये मॉडल लगता है जो सिलेक्टिव क्लाइंट्स को ऑडिट करती हैं, लिस्टेड एंटिटीज वगैरह का। और मजे की बात ये है कि एक सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल है। तो इस मॉडल के तहत कोई बाहर वाला आकर नहीं देखेगा कि पीयू क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रहा है कि नहीं। इस मॉडल के तहत प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को ही बोला गया है कि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि क्या आप क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख रहे हो, क्या आप क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स में खरे हो रहे हो। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को ही बोला जाता है कि आप सेल्फ इवैल्यूएट करें, सेल्फ चेकिंग की तरह। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आया है जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के तहत प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को अपने आप को रेट करना होता है, अपनी रेटिंग देनी होती है कि इन पैरामीटर्स में हम कितना खरा उतर रहे हैं, एंड इन पैरामीटर्स में अपने को कितना पॉइंट मिलना चाहिए। तो कहा जाता है प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को कि आप ईमानदारी के साथ क्या करें, अपने आप को रेट करें। मतलब मजेदार कॉन्सेप्ट है ना, कि प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को बोला जा रहा है कि बाहर वाला आके आपको रेट नहीं करेगा, आपको खुद को अपने आप को रेट करना है, ठीक है, आपको खुद को अपने आप को रेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, खुद को रेट करना है। और क्या ये कॉन्सेप्ट सारे पीयूज में लगेगा? नहीं, ये कॉन्सेप्ट सिलेक्टिव पीयूज में लगेगा जो सिलेक्टिव क्लाइंट्स का ऑडिट कर रही हैं। एग्जैक्टली ये मॉडल क्या है अपने सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज जस्ट ए बेसिक आइडिया आई एम गिविंग यू।
अब यहां पे देखना, एक पीयू बोलेगा कि ठीक है भाई सेल्फ इवैल्यूएशन है, मैं सेल्फ इवैल्यूएट करूं, अपने आप को पॉइंट्स दूं, मैं तो पूरे नंबर दूंगा, और पूरे नंबर देके अपना अपना सीना चौड़ा करके हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा कि देखो 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 मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन किया था, और सेल्फ इवैल्यूएशन करके मेरे को ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल के तहत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, क्वालिटी कंट्रोल का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो बोला नहीं, यू सेल्फ इवैल्यूएट एंड कीप इट विथ यू कैन नॉट पब्लिसाइज। तो वो जो लिस्टेड एंटिटीज होती हैं वो पब्लिसाइज नहीं कर सकती रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल। तो जो भी रिजल्ट्स है ना उसको पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। आप ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल के तहत अपने आप को क्या करो, इवैल्यूएट करो, अपने रेटिंग्स दो, और उसे पब्लिसाइज मत करो, वेबसाइट वगैरह में मत डालो। अगर आप पब्लिसाइज करते हो तो आप गिल्टी माने जाओगे अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट सॉलिसिटेशन, अगर आप पब्लिसाइज करते हो तो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। पीयर रिव्यू के तहत चाहे स्कोप की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है कि अगर आप एक ऐसे प्रैक्टिसिंग यूनिट हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल इंप्लीमेंट करना है, तो इन दैट सिचुएशन आपने ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, और उस मॉडल के तहत अपने आपको सेल्फ इवैल्यूएट किया कि नहीं, अपने आपको पॉइंट्स असाइन करे कि नहीं। ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, स्कोप में भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान रख लेना इसके रिजल्ट्स को कभी भी पीयू पब्लिसाइज नहीं कर सकता है। और एग्जैक्टली ये मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करता है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपको जितना चाहिए नॉलेज के लिए उतना आइडिया मैंने आपको दे दिया कि सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल है, अपने आपको पॉइंट्स असाइन करने होते हैं बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस। ठीक है ना, और सारे पीयूज में नहीं लगता, कुछ ही पीयूज में लगता है। तो देखना यहां पे कमिंग टू द पीयर रिव्यू थिंग, सबसे पहले जहां पे हम यूज करते थे शब्द स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू, अब वहां पे बोला गया स्टेटमेंट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे गाइडलाइंस ऑन पीयर रिव्यू। अब आपके मन में आएगा सर गाइडलाइंस ऑन पीयर रिव्यू यूज करेंगे, यानी कि लॉ मेकर ने कंपैरेटिवली क्या किया है, जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को तो फॉलो करना मैंडेटरी होता है, गाइडलाइंस को तो फॉलो करना रिकमेंडेटरी होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड गाइडलाइंस। तो लॉ मेकर ने क्या वहां स्ट्रिंजेंसी कम की है, बोला ना ना ना। याद करो क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल ऑफ द सीए एक्ट, याद करो, contravention of act regulation guidelines, the CA in practice shall be deemed to be guilty of misconduct। कि अगर एक सीए इन प्रैक्टिस ने वहां पे कॉन्ट्रवीन किया है एक्ट रेगुलेशन या गाइडलाइंस, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो बोला ये जो पीयर रिव्यू गाइडलाइंस है ना, ये भी डीम किया जाएगा टू बी गाइडलाइंस एज पर द सीए एक्ट। तो एज पर क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ठीक है, डीम किया जाएगा। तो अगर पीयर रिव्यू गाइडलाइंस का वायलेशन होता है तो अकॉर्डिंगली इट शैल बी डीम्ड टू बी द वायलेशन एज पर द सीए एक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू देखना, कंप्लाई विद टीपीई, पहले से था टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, अब यहां पे क्या ऐड किया है, एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल वेयर एवर एप्लीकेबल। वेयर एवर एप्लीकेबल क्यों लिख दिया, क्योंकि सारे पीयूज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है, कुछ ही पीयूज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर आपके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपको इस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना है, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। अब इसी पार्टिकुलर चीज का जो इंपैक्ट है वो स्कोप में भी जाएगा, कि स्कोप के अंदर भी वही आता था टीपीई चेक करना है। तो स्कोप के अंदर भी अगर एप्लीकेबल है तो ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल फॉलो हुआ है कि नहीं उसको भी चेक करना है। तो उस चीज का इंपैक्ट स्कोप में भी जाएगा, सेम चीज का इंपैक्ट जाएगा, है ना। जो डेफिनेशन है पीयर रिव्यू का, वहां पे भी इसका इंपैक्ट जाएगा, कि जहां वर्ड टीपीई पे डेफिनेशन ऐड होता था वहां पे ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल भी ऐड होगा। तो ये 2-3 जगह पे इसका इंपैक्ट जाएगा। ये जो ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल है ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐड हो गया, डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर ऐड हो गया, स्कोप के अंदर ऐड हो गया, ये 2-3 जगह इसका इंपैक्ट चला गया। तो डेफिनेशंस, मीनिंग ऑफ पीयर रिव्यू इन एज डिफाइंड इन पीयर रिव्यू गाइडलाइंस। तो पहले ये डेफिनेशन कहां एंड होता था सर, एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर द सेम हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द पीयू फॉर ensuring the quality of assurance services as envisaged by technical professional ethical standards TPE। अब वहां पे वो लाइन ऐड हो गया, इंक्लूडिंग ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल वेयर एवर एप्लीकेबल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो
नया मॉडल है, ये सारे पीयूज में नहीं लगता। सर्टन पीयूज जो सर्टन क्लाइंट्स को ऑडिट करती है उनके ऊपर ही लगती है। बेसिकली आपके एग्जाम के पर्पस के लिए रेलिवेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है कि कौन से क्लाइंट्स के ऊपर लगती हैं, कौन से पीयूज के ऊपर लगती हैं, बट आपके एडिशनल नॉलेज के पर्पस के लिए मैंने आपको दे दिया है कि जो पीयूज लिस्टेड एंटिटीज को ऑडिट करती हैं, बैंकों को ऑडिट करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को ऑडिट करती हैं, उनके ऊपर ये मॉडल लगता है। जो फर्म्स केवल ब्रांच ऑडिट करती हैं उनके ऊपर ये मॉडल नहीं लगता, और एक ही सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल है। तो आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको दे दिया, यू कैन जस्ट रीड। उसके बाद अगला जो अमेंडमेंट है चैप्टर में, वो रिव्यूअर के डेफिनेशन में है, ज्यादा काम का नहीं है। ए मेंबर ड्यूली अप्रूव्ड एंड इम्पैनल्ड बाय द बोर्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए रिव्यूअर एज पर गाइडलाइन 26 ऑफ दिस गाइडलाइंस। फिर ब्रांच पीयर रिव्यूअर, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा रिव्यूअर जिसको ब्रांच का पीयर रिव्यू कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, और जो भी क्वालिफिकेशंस होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे, ड्यूटीज होंगे, वो रिव्यूअर की तरह ही होंगे। अब यहां पे सर एक नया डेफिनेशन ऐड किया गया है, डेफिनेशन ऑफ न्यू यूनिट। कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू यूनिट। अब पहले समझ लो न्यू यूनिट होती क्या है, फिर बताऊंगा इसका इंप्लीकेशन क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। नाम से लग रहा है नया यूनिट, यानी अभी काम धंधा करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ। अब यहां पे न्यू यूनिट दो हो सकती हैं। पहला, एक ऐसा फर्म जिसको काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, मतलब जब पीयर रिव्यू का एप्लीकेशन दिया गया उस पार्टिकुलर टाइम से देखेंगे कि अभी तक 12 महीने हुआ ही नहीं स्टैब्लिश हुए हुए, मतलब न्यू है ना, 12 महीने भी नहीं हुआ यार अभी स्टैब्लिश हुए हुए, 12 महीने भी नहीं हुआ अभी स्टैब्लिश हुए हुए। और या फिर ये नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एश्योरेंस सर्विसेज, मतलब अभी तक एश्योरेंस सर्विसेज नहीं दिया, इसलिए हम इसको न्यू यूनिट बोल रहे हैं कि आपने अभी तक एश्योरेंस सर्विसेज ही नहीं दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो जब पीयर रिव्यू होएगा तो पीयर रिव्यू का जो सर्टेन मेथोडोलॉजी दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, टाइमलाइंस वगैरह दी हुई हैं, तो देखा जाए तो एक नई यूनिट है, अभी अभी कमेंट्स हुई है, अभी अभी एक प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अपना बिजनेस चालू करा है, बट वो अपना रिव्यू करवा रही है, या फिर चालू हुए बहुत टाइम हो गया बट वो एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करती, वो अपना रिव्यू करा रही है। तो प्रैक्टिकली यार रिव्यू के अंदर 3 साल का रिव्यू होता है। अब एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट जिसको 12 महीने भी नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकली वहां कितना तो काम होगा। और रिव्यू किसका होता है, एश्योरेंस सर्विसेज का होता है। तो एक ऐसा पीओ जो एश्योरेंस सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर रही, उसमें कितना तो काम होगा। तो वहां न्यू यूनिट के लिए ना जो पीयर रिव्यू टाइमलाइंस वगैरह है वहां चेंजेस हैं, ठीक है ना, जो पीयर रिव्यू टाइमलाइंस वगैरह है वहां चेंजेस हैं। तो न्यू यूनिट्स के केस में चीजों को रिलैक्स किया गया है, चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया है, फीस वगैरह में कटौती की गई है कि बाकी पीयूज के केस में जो पीयर रिव्यू का फीस है, न्यू यूनिट्स के केस में कंपैरेटिवली फीस बहुत कम लगेगा। न्यू यूनिट के केस में कंपैरेटिवली कम टाइम में रिव्यू हो जाएगा, फीस कम लगेगा। तो इस तरीके के कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं टू द न्यू यूनिट्स, ठीक है ना। अब न्यू यूनिट्स होता क्या है कि जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया पीयर रिव्यू के लिए, उस दिन देखेंगे कि प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर एक फर्म के स्टैब्लिशमेंट को 12 महीने भी नहीं हुआ, वो न्यू यूनिट की कैटेगरी में आता है, या 12 महीने हो गया बट अभी तक वो एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, वो भी न्यू यूनिट के कैटेगरी में आता है। अगर न्यू यूनिट के कैटेगरी में आता है तो प्रोविजंस के अंदर सर्टेन रिलैक्सेशन होंगे जो आगे देखेंगे। तो न्यू यूनिट का मतलब क्या है, मींस अ फर्म हुज डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज लेस देन 12 months immediately preceding the date of application of peer review and which may or may not have rendered any assurance services during the said period, or a PU in existence for a period exceeding 12 months but not rendering any assurance services। उसके बाद क्लैरिफाई किया गया है कि जो peer review गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना मैंडेटरी है एंड उसको डीम किया जाएगा टू बी कवर्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। देन स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर उस पॉइंट को ऐड कर दिया गया है, सेल्फ इवैल्यूएशन अंडर क्वालिटी कंट्रोल मॉडल इफ एप्लीकेबल, उस चीज को भी रिव्यूअर चेक करेगा, राइट। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अगेन पीयर रिव्यू के चैप्टर में अपन पढ़ते थे कि क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें कवर नहीं होंगी। तो जो कंसल्टेंसी एंगेजमेंट्स हैं, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करने का काम है, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम है, ड्यू डिलिजेंस का काम है, टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस का काम है, ये सारा एश्योरेंस एंगेजमेंट में नहीं आएगा, अकॉर्डिंगली पीयर रिव्यू इनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब वहीं पे एक पॉइंट ऐड कर दिया खाली, एनी अदर सर्विस रेंडर्ड और फंक्शन performed by the practitioner not prescribed by the council to be assurance engagement। तो काउंसिल का अपना पावर इंक्रीज कर लिया बेसिकली कि जो सर्विस इस लिस्ट में नहीं भी है बट अगर हमने प्रिस्क्राइब कर दिया कि एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। तो काउंसिल ने बेसिकली अपना पावर क्या कर दिया, एनहेंस कर दिया।
कि अगर एक सर्विस लिस्ट में नहीं भी दी है, बट अगर काउंसिल ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। उसके बाद देखना एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पेयर रिव्यू। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पेयर रिव्यू, यहां पे चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहले आपको याद है कि पीयूष के केस में ना L1 L2 क्लासिफिकेशन हुआ करता था, है ना। तो हम लोग देखते थे कौन सा पीयू कौन सा लेवल पे आ रहा है, L1 में आ रहा है, L2 में आ रहा है, अकॉर्डिंगली पीयर रिव्यू बोर्ड पीछे पड़ा रहता था। अच्छा भाई तू L1 कैटेगरी में आ रहा है, तेरा रिव्यू होना है, तू L2 कैटेगरी में आ रहा है, तेरा रिव्यू होना है। लेकिन अब कुछ कॉन्सेप्ट को ऐसा कर दिया है कि अब जो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स होगी ना, वो बोलेगी भाई मेरा रिव्यू करा दो। जो पीयूज होंगी ना, वो पीयर रिव्यू बोर्ड के बाद जाएंगे और बोलेंगे मैं भाई मेरा रिव्यू करा दो, फटाफट करा दो, प्लीज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा रिव्यू करा दो। मतलब वो सिस्टम ऐसा बना दिया है कि भाई तेरे को फलाने क्लाइंट का ऑडिट चाहिए तो पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा, तेरे को फलाने क्लाइंट का ऑडिट चाहिए, बैंक ऑडिट चाहिए, पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस ऑडिट करना है, तेरे को पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा। बिफोर कमेंसिंग विद द ऑडिट ऑफ दिस सच वेरी क्लाइंट्स यू नीड द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। एट द टाइम ऑफ गिविंग रिपोर्ट यू नीड द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फलाने क्लाइंट का ऑडिट ही नहीं कर सकते। अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिपोर्ट ही नहीं दे सकते। तो कॉन्सेप्ट को ऐसा कर दिया है कि अब पीयूज क्या करेंगे सर, सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिस में सुवो मोटो जाएंगे और बोलेंगे हमारा पीयर रिव्यू करा दो। तो इस तरीके से नया मैकेनिज्म यहां पे लेके आए हैं लॉ मेकर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। अब देखना एक बार टेक्स्ट वाले पार्ट को इग्नोर करके एक बार चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चार्ट के थ्रू समझते हैं, चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिसिंग यूनिट ने क्या किया, फॉर्म 1 सबमिट करा टू द पीयर रिव्यू बोर्ड। फॉर्म 1 क्या है, एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है, इट इज एन एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है। तो अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट सुवो मोटो क्या कराना चाहती थी, अपना पीयर रिव्यू कराना चाहती थी, तब भी फॉर्म 1 सबमिट करा। या फिर अगर पीयर रिव्यू बोर्ड डिजायरस था कि भाई तुम अपना रिव्यू कराओ, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेक्रेटरी सबमिट करा, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 दिन का टाइम मिलता है बोर्ड को। विद इन 3 वर्किंग डेज पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, 3 रिव्यूअर्स का नाम रिकमेंड करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को, इना मीना डी का, कि आप इन तीनों में से किसी भी एक रिव्यूअर को चूज कर लीजिए। अब देखना बोर्ड को कितना टाइम मिला सर, 3 दिन का टाइम मिला ना रिव्यूअर का नाम देने का, 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज, राइट। लेकिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलेगा to choose one out of the 3 reviewers and to intimate to the peer review board within 1 working day। मतलब सर कितनी नाइंसाफी है, बोर्ड को मिला 3 दिन रिव्यूअर्स का नाम देने के लिए, लेकिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को मिला सिर्फ 1 दिन 3 में से 1 का नाम सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोसेस। डू रिमेंबर दिस एज द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोसेस। पहले एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर दिया गया फॉर्म 1 पे, 3 वर्किंग डेज पे 3 रिव्यूअर्स का नाम रिकमेंड किया, और फिर 1 दिन के अंदर, 1 वर्किंग डे के अंदर किसी एक रिव्यूअर का नाम प्रैक्टिसिंग यूनिट ने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब मान लीजिए इना मीना डिका में से प्रैक्टिसिंग यूनिट ने सिलेक्ट किया कि मुझे इना चाहिए कि इना आकर मेरे फर्म का रिव्यू करे। तो प्रैक्टिकली अब क्या होगा, बोर्ड का इंटीमेशन जाएगा किसके पास, इना के पास, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ रिव्यूअर ऑफ द सो एंड सो फर्म। लॉजिकली सोचो, और वो जो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर बोर्ड के पास था, अब वो इना के पास जाएगा, बिकॉज शी नीड्स टू नो द एग्जैक्ट स्टेटस, शी नीड्स टू चेक एग्जैक्टली कौन कौन से क्लाइंटेल है, ये वो सारा इंफॉर्मेशन देखना है उसे। और बदले में इना को क्या सबमिट करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करना पड़ेगा कि जब मैं रिव्यू करने आऊंगी तो मेरे को जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, मैं वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं करूंगी। एकदम लॉजिकल सा चीज है। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को वो जो एप्लीकेशन का क्वेश्चन है वो इना के साथ क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, और इना क्या करने वाली है, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करने वाली है। अब ये याद रखिएगा, रिव्यूअर को जो यहाँ पे जो रिव्यूअर है, रिव्यूअर को जो टाइम मिलने वाला है वो 2 डेज का मिलने वाला है। नॉर्मली कितना डेज का मिलने वाला है, 2 डेज का मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट्स है वो मेनली 2 डेज है, ठीक है ना। तो अब फॉर्म 2 सबमिट करना पड़ेगा, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कितने दिनों के अंदर, 2 डेज के अंदर। तो रिव्यूअर को फॉर्म 2 सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 1 किसने सबमिट करा, यू ने सबमिट करा। अब रिव्यूअर क्या करेगा, फॉर्म 2 सबमिट करेगा, कितने दिनों के अंदर, 2 डेज के अंदर। और फॉर्म 2 किस चीज के बारे में है, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में है, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में है। और रिव्यूअर को मिलेगा क्या, रिव्यूअर को मिलेगा क्या, फॉर्म 1 की कॉपी मिलेगी।
उसके अपॉइंटमेंट के 2 दिन के अंदर फॉर्म 1 की कॉपी उसको मिलेगी, ठीक है ना, उसके अपॉइंटमेंट के 2 दिन के अंदर फॉर्म 1 की कॉपी उसको मिलेगी, तब तो वैसा कर पाएगा। अब जब फॉर्म 1 की कॉपी मिलेगी तो प्रैक्टिकली वो देखेगा, क्वेश्चनर देखेगा, सब कुछ करेगा। उसके बाद रिव्यूअर क्या करेगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म वो सेलेक्ट करेगा सैंपल बेसिस में कि ओके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, ये है वो है, अब मेरे को कौन कौन से क्लाइंट्स का ऑडिट करना है। तो अब रिव्यूअर यहां पे ना फॉर्म नंबर 5 सबमिट करता है। क्या सबमिट करता है? फॉर्म नंबर 5 सबमिट करता है, जिसमें वो सैंपल सेलेक्ट करता है एश्योरेंस सर्विसेज का कि मेरे को कौन कौन से असाइनमेंट्स का रिव्यू करना है। आप ऐसे याद रख लेना, दैट इज ऐसे 530 फॉर्म नंबर 5, ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग का होता है फॉर्म नंबर 5, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। और सैम्पलिंग रिलेटेड हमेशा फॉर्म नंबर 5 होता है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1, ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करने वाला है, इंटीमेट करने वाला है प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि मैंने कौन कौन सा सैंपल सेलेक्ट करा है इन फॉर्म 5 विद इन 2 days। तो आप देखो रिव्यूअर रिलेटेड हर चीज में 2 दिन आ रहा है। तो सबमिट करेगा डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन 2 days, कॉपी ऑफ फॉर्म 1 भी उसको सबमिट करना होगा विद इन 2 days, मतलब जो रिव्यूअर के पास जाएगा। एंड रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1 के बाद फॉर्म 5 के अंदर जवाब देना पड़ेगा रिव्यूअर को विद इन 2 वर्किंग डेज, जिसमें वो इंटीमेट करेगा पीयू ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड विद इन 2 वर्किंग डेज, ठीक है ना। अब मान लीजिए उस पीयर रिव्यूअर ने देखा, क्या देखा, एप्लीकेशन का क्वेश्चनर देखा, बट देख के जी नहीं भरा, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, ही नीड्स सम मोर क्लैरिफिकेशन, तो ही मे सीक एडिशनल क्लैरिफिकेशन इन फॉर्म 6 days। और वो जो क्लैरिफिकेशन अब रिव्यूअर मांगेगा वो पीयू को देना पड़ेगा 1 वर्किंग डे के अंदर। आप देखोगे पीयू को तो 1 ही दिन का समय मिल रहा है, शुरू में भी पीयू को 1 ही दिन का समय मिला था। 3 में से 1 रिव्यूअर को सिलेक्ट करना है, इंटीमेट करना है 1 दिन के अंदर। यहां भी अगर रिव्यूअर एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांग रहा है तो पीयू को देना है 1 डे के अंदर, 1 वर्किंग डेज के अंदर। तो पीयू को यहां भी 1 डेज का ही टाइम मिल रहा है, वहां भी 1 डेज का ही टाइम मिल रहा था, ठीक है ना। पीयू को वहां भी 1 डेज का ही टाइम मिल रहा था, यहां भी 1 डेज का ही टाइम मिल रहा है। सो दिस इज द फेज नंबर 2 ऑफ द प्रोसेस, दिस इज द फेज नंबर 2 ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो फेज 1 जो था, पीयू सबमिट कर रहा है फॉर्म 1 एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर विद इन 3 वर्किंग डेज टू द पीयर रिव्यू बोर्ड, एंड आगे चल के वो रिव्यूअर को भी 2 दिन के अंदर जाएगा विद इन द 2 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। फिर क्या होने वाला है, नेम ऑफ 3 रिव्यूअर्स टू बी रिकमेंडेड टू द पीयू, ही विल सेलेक्ट 1 आउट ऑफ द 3 एंड इंटीमेट टू द पीयर रिव्यू बोर्ड विद इन 1 वर्किंग डे। अब रिव्यूअर की बारी, अब रिव्यूअर क्या करने वाला है, फॉर्म 2 में डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करने वाला है 2 दिनों के अंदर विद इन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और फिर पीयू क्या करने वाला है, कॉपी ऑफ फॉर्म 1 सबमिट करने वाला है टू द रिव्यूअर विद इन 2 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1 पीयू क्या करने वाला है, इंटीमेट करने वाला है ऑफ पीयू ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड बाय हिम इन फॉर्म 5 विद इन 2 वर्किंग डेज। और एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फॉर्म 6 में मांगेगा और पीयू को क्लैरिफिकेशन देगा विद इन 1 वर्किंग डे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो पूरा असेसमेंट का पार्ट है कि ठीक है भाई रिव्यूअर का सिलेक्शन हुआ, फिर रिव्यूअर ने फॉर्म देखा, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन किया, एडिशनल क्लैरिफिकेशन वगैरह कुछ भी चाहिए था ले लिया। अब फाइनली रिव्यूअर को क्या करना है सर, ऑन साइट विजिट प्लान करना है कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर पीयू के यूनिट में रिव्यू करूंगा ऑन ए प्रैक्टिकल बेसिस, और रिव्यू करके मैं क्या करूंगा, रिपोर्टिंग करूंगा। रिपोर्टिंग करने के बाद सब कुछ सही लगा तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे दूंगा, दैट इज गोइंग टू बी द केस। तो प्रैक्टिकली अब जब वो ऑन साइट विजिट की प्लानिंग करेगा इन दैट वेरी सिनेरियो, वो ऑन साइट विजिट का भी एक ड्यूरेशन होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई रिव्यूअर पूरे साल भर जाके पीओ के ऑफिस में बैठा रहे, दफ्तर में बैठा रहे, अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस भी खत्म करना है ना। तो यहां पे ना चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया है, शॉर्ट किया गया है। पहले लॉ मेकर कहता था कि पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, अब उस टाइम लिमिट को ना एकदम शॉर्ट किया है, बोला 20 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, मतलब 60 को सीधा 20 बना दिया। और वो भी अगर न्यू यूनिट का रिव्यू हो रहा है तो 7 वर्किंग डेज में कंप्लीट करना है, मतलब 7 दिनों में कंप्लीट करना है, मतलब चीजों को बहुत स्ट्रीमलाइन किया। तो अगर 20 डेज के अंदर कंप्लीट ही करना है भाई, तो ऑन साइट विजिट का ड्यूरेशन तो लॉजिकली सोचो 1 हफ्ते से ज्यादा हो नहीं सकता, लगभग उतना ही फिगर हमारे माइंड में आता है ना। तो अब आता है प्लान फॉर ऑन साइट विजिट। तो प्रैक्टिकली ऑन साइट विजिट का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज है। कितना? 6 वर्किंग डेज है। ऑन साइट विजिट का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज है, क्योंकि रिव्यू खत्म करना है 20 डेज के अंदर। और अगर न्यू यूनिट की बात करें, न्यू यूनिट का रिव्यू हो रहा है तो मैक्सिमम ऑन साइट विजिट का ड्यूरेशन 1 वर्किंग डे का होगा, क्योंकि वहां तो 7 वर्किंग डेज में रिव्यू ही खत्म करना है भाई। तो अगर 1 वर्किंग डे में रिव्यू 7 वर्किंग डेज में रिव्यू ही खत्म करना है तो ऑन साइट विजिट आप 1 दिन से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल सी चीज है। प्लस उनके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा, है ना। अब देखो ऑन साइट विजिट तो रिव्यूअर को करना है, बट अल्टीमेटली उस ऑन साइट विजिट के दौरान रिव्यूअर को जाके क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स के एग्जामिनेशन करना है। इज गोइंग टू एग्जामिन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द पीयू, जो भी रिकॉर्ड्स पीयू ने मेंटेन किया है। अब ऐसा हुआ
कि रिव्यूअर पहुंचता है पीयू के वहां पे, फिर पीयू कहता है रुको रुको रुको, डॉक्यूमेंट्स निकाल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करा देते हैं, तो 2-3 दिन तो और बर्बाद हो जाएगा ऑन साइट विजिट का। तो पहले बोला कि आप 2 दिन का टाइम दो पीयू को कि भैया तुम रिकॉर्ड्स रेडी करो। 2 दिन का टाइम मिला पीयू को रिकॉर्ड्स रेडी करने के लिए। तो अब तक देखना पीयू को 1 दिन का टाइम मिल रहा था, अब पीयू को यहाँ पे 2 दिन का टाइम मिला है। 2 दिन का टाइम मिला रिकॉर्ड्स रेडी करने के लिए, 2 दिन का टाइम दिया तुम रिकॉर्ड्स रेडी करो, रिकॉर्ड्स रेडी हो गया। अब पार्टिकुलरली रिव्यूअर क्या कर रहा है, ऑनसाइट विजिट कर रहा है मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज के लिए, पहले इट यूज्ड टू बी 7 वर्किंग डेज। और अगर न्यू यूनिट की बात करें तो मैक्सिमम 1 वर्किंग डे का यहाँ पे ऑनसाइट विजिट का टाइम लिमिट है। और पूरा का पूरा जो रिव्यू प्रोसेस है वही कितने टाइम में खत्म कर देना है सर, 20 डेज में खत्म कर देना है। न्यू यूनिट की बात करें तो 7 डेज में खत्म कर देना है। उसके बाद रिपोर्टिंग होना है, अगर क्वालिफाइड रिपोर्टिंग है तो आगे फॉलो ऑन भी होता है 1 साल के अंदर, है ना। रिपोर्टिंग करना है, फिर फॉलो ऑन भी होता है 1 साल के अंदर कि जो कमियां बताई थी आपने सही करा कि नहीं करा। और फिर एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, जो वैलिड होता है फॉर 3 इयर्स, उसको बाद में रिन्यू कराना पड़ता है। तो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस गोज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको क्या करनी है सर, दिमाग में रखनी है। तो ऑल दो डेज बहुत सारी हैं, बट लॉजिकली सोचे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम किसको मिला, बोर्ड को मिला 3 दिन का, 3 रिव्यूअर्स का नाम रिकमेंड करने के लिए। उसके बाद आप देखोगे तो या तो 2 दिन है या तो 1 दिन है, या तो 2 दिन है या तो 1 दिन है ना। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को 1 दिन का समय मिलता है खाली रिव्यूअर के बारे में सिलेक्ट करके बताने के लिए। उसके बाद आप देखोगे क्लैरिफिकेशंस का जवाब देने के लिए भी प्रैक्टिसिंग यूनिट को सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन फॉर्म 1 जमा करने के लिए 2 दिन का टाइम मिल जाता है पीयू को, और रिकॉर्ड्स रेडी करने के मतलब रिव्यूअर को जमा करने के लिए और रिकॉर्ड्स रेडी करने के लिए भी 2 दिन का टाइम मिल जाता है। फिर ऑनसाइट विजिट का एक ड्यूरेशन वाला चीज आता है, तो ऑनसाइट विजिट के लिए 6 वर्किंग डेज का टाइम है, न्यू यूनिट के केस में 1 वर्किंग डे का टाइम है। पीयर रिव्यू प्रोसेस 20 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर न्यू यूनिट है तो 7 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज, क्लियर है। और सैंपल्स का इंटीमेशन भी यहां पे कितने टाइम में करना है, रिव्यूअर को 2 वर्किंग डेज में करना है, 2 वर्किंग डेज में करना है। किसमें करना है, फॉर्म 5 में करना है, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ट है ना दोनों, एक बार ये चार्ट बना लीजिए, आई थिंक चीजें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद एक बार हम लोग नोट्स गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पे पीयर रिव्यू प्रोसेस
Procedure for initiating peer review. Practicing units which is desirous to get peer reviewed shall make an application for peer review in the application cum questionnaire in form 1. Okay, that is form 1. In case the peer review is initiated by the board, the application cum questionnaire in form 1 should be submitted by the PU on the request of PRV secretary. The application mentioned above received by the board shall be duly numbered. उसके बाद on receipt of the said application cum questionnaire names of the 3 reviewers shall be recommended by the board to the PU within 3 working days, and फिर PU shall select one out of the 3 recommended reviewers and intimate to the board within 1 working day of the receipt of the names. The board shall appoint the reviewer selected by the PU in accordance with these guidelines. फिर बोर्ड क्या करने वाला है, इंटीमेट करने वाला है रिव्यूअर को to submit a declaration of confidentiality in form 2 to the PU within 2 working days for the receipt of choice of name for the review of the reviewer from the PU. उसके बाद PU क्या करने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर इन फॉर्म 1 सबमिटेड बाय द बोर्ड, सबमिटेड टू द बोर्ड टू द रिव्यूअर विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिव्यूअर. उसके बाद पीयर रिव्यू प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पीयर रिव्यूअर. अब रिव्यूअर क्या करेगा, पहला डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करेगा कि डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पीयू को फर्निश किया गया है कि नहीं. उसके बाद इंटीमेशन ऑफ द प्रपोज विजिट. ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर इन फॉर्म नंबर 1 फ्रॉम द पीयू, द पीयर रिव्यूअर शैल इनिशिएट द पीयर रिव्यू बाय इंटीमेटिंग द पीयू ऑफ द प्रपोज विजिट एंड द प्रपोज सैंपल्स टू बी सिलेक्टेड. तो बता देगा भैया मैं विजिट करने वाला हूं, 2 दिन का समय देगा, रिकॉर्ड्स रेडी रखो, और फॉर्म नंबर 5 में जो भी सैंपल्स उसने सिलेक्ट किए हैं उसका इंटीमेशन दे देगा. फर्दर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फॉर्म नंबर 6 में मांगेगा और पीयू एडिशनल क्लैरिफिकेशन रिव्यूअर को 1 वर्किंग डे के अंदर दे देगा. Then selection of assurance service engagements. The reviewer shall within 2 working days of receiving the information from the PU select assurance service engagements that he would like to review and intimate the same to the PU and the peer review board in form 5. Then we have plan for on-site review. The reviewer shall plan for an on-site review visit for initial meeting in consultation with the PU. The reviewer shall give the PU at least 2 working days to keep the necessary records of the selected assurance services in form number 5. Then we have the completion of peer review process. तो म्यूचुअली वो लोग कॉपरेट करेंगे आपस में, द रिव्यूअर एंड द पीयू, और इंश्योर करेंगे कि पूरा प्रोसेस 20 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट हो जाए from the date of receipt of the application from the PU for being peer reviewed, or from the date of notifying the PU about its selection for review, as the case may be. And in case of peer review of a new unit, तो 7 working days के अंदर खत्म हो जाना चाहिए from the date of receipt of application cum questionnaire from the PU for being peer review. Then we have the execution phase, the peer review visit. Peer review visit will be conducted at the PU's head office or branches or any other location, and the on-site review shall not extend beyond 6 working days. पहले वो 7 working days था based on the size of the PU, और अगर एक new unit की बात करें तो on-site visit shall be restricted to 1 day only. And the reviewer shall thereafter submit a report to the board in the formats as prescribed. उसके बाद आता है reporting by the peer reviewer. Reporting by the submission of report to the peer review board. तो याद करो पहले एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हुआ करता था, फिर एक फाइनल रिपोर्ट हुआ करता था. अगर टीपी कंप्लाई नहीं हो रहा, डेफिशिएंसीज है, तो वहां पे सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाता था, फिर एक फाइनल रिपोर्ट जाता था. तो इन चीजों में कुछ एज सच चेंजेस नहीं है, ठीक है ना. इन चीजों में एज सच कुछ चेंजेस नहीं है. 20 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. न्यू यूनिट का मामला है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. दिस वाज द मेजर चेंज ओवर हियर. Review of report by the peer review secretariat under the supervision and directions of peer review board secretary. Peer review board secretary shall ensure that the peer review report is accompanied by all the required documents. अब peer review board secretary क्या इंश्योर करेगा कि peer review report के साथ सारे जो भी necessary documents हैं वो सबमिट किया गया है कि नहीं, और सारे documents complete हैं कि नहीं हैं. और वो documents कौन से हैं तो यहां पे दिया हुआ है, मतलब जो कॉपी ऑफ क्वेश्चनर था, जो सैंपल सेलेक्ट किया गया, फिर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट किया पीयर रिव्यूअर ने, वो सारा कुछ जाएगा साथ में. कि पहले तुमने जो कॉपी ऑफ क्वेश्चनर भेजा था फॉर्म ए में वो भी भेजो, लिस्ट ऑफ सैंपल जो सिलेक्ट किया था रिव्यूअर ने वो भी सबमिट करो, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिव्यूअर ने सबमिट किया वो भी दो. तो ये सारा डॉक्यूमेंट साथ में जाएगा अलॉन्ग विद द पीयर रिव्यू रिपोर्ट. उसके बाद फॉलो ऑन रिव्यू होगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिपोर्ट बाय द रिव्यूअर. तो ये सारा कुछ सेम है, ये सारा कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं है यहां पे.
उसके बाद वैलिडिटी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैक्सिमम 3 साल होता है, ये एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए है। लेकिन जो न्यू यूनिट्स हैं उनके पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होगा वो अभी तक बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है। जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा वही उसका वैलिडिटी रहेगा। तो एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए 3 इयर्स है एग्जिस्टिंग पीयूज के लिए, बट न्यू यूनिट्स के लिए वैलिडिटी क्या रहेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो यहां पे मैंने एक डिफरेंस भी दे दिया है आपको बिटवीन द पीयर रिव्यू ऑफ न्यू यूनिट्स एंड द एग्जिस्टिंग यूनिट्स के डिफरेंसेस कहां कहां आएंगे। तो इसके 4 बेसिस हैं। कंप्लीशन ऑफ रिव्यू प्रोसेस, न्यू यूनिट्स के केस में 7 वर्किंग डेज का टाइम है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स के केस में 20 वर्किंग डेज का टाइम है। ऑन साइट विजिट का टाइम लिमिट न्यू यूनिट्स के केस में 1 डे का टाइम है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स के केस में 6 वर्किंग डेज का टाइम है। वैलिडिटी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट न्यू यूनिट्स के केस में 3 इयर्स का टाइम है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स के केस में 2 बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलो ऑन रिव्यू, तो अगेन यहां पे न्यू यूनिट्स के केस में अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका। जो फॉलो ऑन रिक्वायरमेंट है वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए है, राइट, 1 ईयर वाला, और न्यू यूनिट्स के लिए एज सच रिक्वायरमेंट अभी कुछ दिया नहीं है, तो ये एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए होगा यहां पे। एंड न्यू यूनिट्स के लिए एज सच हम बोलेंगे कि यहां पे नो सच रिक्वायरमेंट। तो ये सारा जो चेंजेस है अपने पीयर रिव्यू के चैप्टर में है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट। तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर मेनली कहां कहां चेंजेस हैं सर। गाइडलाइंस में एक आधा जगह चेंजेस, ज्यादा कुछ काम का नहीं है। एक ना डिस्क्लोजर देना होता था किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को, किसी भी ऑडिटर को, दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को डिस्क्लोजर देना होता था अगर किसी एक ऑडिट क्लाइंट से 15% ऑफ टोटल फीस से ज्यादा मिलता हो, बिकॉज दैट इज अफेक्टिंग हिज इंडिपेंडेंस, दैट मे बी ए थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस, है ना, कि भाई एक क्लाइंट से मेरे को बहुत मोटा रकम आ रहा है, बहुत मोटा फीस आ रहा है, 15% ऑफ टोटल फीस से ज्यादा आ रहा है। तो दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को कहते थे कि आप इंटीमेट कर दीजिए, आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर ऑडिट क्लाइंट से मेरा 15% ऑफ टोटल फीस से ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे ना चेंजेस किया, थोड़ा सा चेंजेस किया है, चीजों को ज्यादा डिटेल्ड किया है। सबसे पहले बोला डिस्क्लोजर अब दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को नहीं जाएगा, डिस्क्लोजर तुम्हारे माई बाप को जाएगा, आईसीआई को जाएगा। सेकेंडली बोला है डिपेंडिंग अपॉन कि आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है या नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है। आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है या नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, तो जो परसेंटेज है वो चेंज होगा। द परसेंटेज इज गोइंग टू चेंज। पहले यूनिफॉर्म था कि अगर किसी भी ऑडिट क्लाइंट से 15% ऑफ टोटल फीस ऑफ फर्म से ज्यादा मिला है तो टीसीडब्ल्यूजी को डिस्क्लोज कर दो। अब बोला देखो अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है, राइट, जैसे बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हो गया, तो इन दैट वाले सिचुएशन अगर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस किसी ऑडिट क्लाइंट से 20% ऑफ टोटल फीस ऑफ फर्म से ज्यादा है तो आप डिस्क्लोजर दे दीजिए, किसको, आईसीएआई को, दोस्त चार्जेस गवर्नेंस नहीं। मतलब पहले 15% था, यहां पे 20% किया, 5% इंक्रीज किया। 15% जनरली सबके लिए था, 20% सिर्फ और सिर्फ अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज को ऑडिट कर रहे हैं उस चीज के लिए है। लेकिन अगर अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज आप नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज को ऑडिट कर रहे हैं तो यहां पे परसेंटेज को ना ड्रास्टिकली इंक्रीज किया, सीधा 40% कर दिया। कितना, 40% कर दिया। बोला डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड वेयर फॉर 2 consecutive years the gross annual professional fee from an audit client represents more than 40% of the total fees of the firm। यानी अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखेंगे आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो या नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो। अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो डिस्क्लोजर क्या चाहिए, कहां पे चाहिए, अगर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अगर ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फी फ्रॉम ए ऑडिट क्लाइंट 20% ऑफ टोटल फी से ज्यादा है तो डिस्क्लोजर देना है आईसीआई को, और नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में डबल है, दैट इज 40%। तो इन एग्जाम वी हैव टू चेक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, टोटल फी कितनी है, टोटल फी सारा क्लाइंट से मिला के कितना है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट से कितना फी मिल रहा है, एंड वेदर इट इज एक्सीडिंग 20% और 40%, एंड इफ यस द डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द आईसीएआई। इसके अंदर एक एग्जम्पशन दिया है कि ये जो डिस्क्लोजर वाले प्रोविजन है आपके ऊपर नहीं लगेंगे अगर आपका टोटल फीस ऑफ द फर्म 20 लाख रुपए एक्सीड नहीं कर रहा, 20 लाख रुपीज एक्सीड नहीं कर रही। पहले 5 लाख था, अब 20 लाख किया गया है। पहले इट वॉज 5 lakhs, नाउ इट इज 20 lakhs।
देन ये जो प्रोविजन है इसे फर्दर एग्जम्पशन दिया गया है अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करते हो, पीएसयूज को ऑडिट करते हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑडिट करते हो, ऐसे संस्थाओं को ऑडिट करते हो जहां पे ऑडिटर्स को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, रेगुलेटर्स को ऑडिट करते हो, तो यहां पे एग्जम्पशन दिया गया है, राइट। तो ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, एग्जम्पशन कब दिया? टोटल फीस 20 लाख रुपीज एक्सीड नहीं कर रहा, या फिर अपन गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट कर रहे हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स को ऑडिट कर रहे हैं, नेशनलाइज बैंक्स को ऑडिट कर रहे हैं, पीएफआईज को ऑडिट कर रहे हैं, या फिर ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कर रही है या रेगुलेटर्स को ऑडिट कर रहे हैं। और डिस्क्लोजर्स किसको देना है? आईसीआई को देना है। पहले किसको देना था? TCWG को देना था। प्लस पहले क्या आता है, एक रिक्वायरमेंट हुआ करता था कि ये जो थ्रेट क्रिएट हो रहा है इसके लिए काफी सारा मेजर्स दिया हुआ था, सब मेजर्स वेर गिवन, राइट। अब उसको हटा दिया गया है। अब आप बोला है कि आप क्या करो, आईसीआई को डिस्क्लोज कर दो, अपने माई बाप को डिस्क्लोज कर दो, इंस्टीट्यूट को डिस्क्लोज कर दो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा आपको याद है बीच में एक नॉक्लार का प्रोविजन आया था, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, दैट इज एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड सर्विस, एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड सर्विस। तो नॉक्लार के कंप्लीट सेट ऑफ प्रोविजन था कि अपन जब ऑडिट वगैरह कर रहे हैं, कहीं सर्विस वगैरह कर रहे हैं, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने को नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज रेगुलेशन का पता चलता है, तो अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है। इस पार्टिकुलर टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल भी है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक को एप्लीकेबल किया फॉर May 22 आई थिंक, एप्लीकेबल किया, फिर अगले अटेम्प्ट में हटा दिया, बोले एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल किया, हम लोगों ने भी नोट्स दिए, वीडियोस बनाए, फिर अगले अटेम्प्ट में बोला ना जी ना, एप्लीकेबल नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या मजाक किया है, पहले तो बोल के रखा था नॉक्लार एप्लीकेबल नहीं है, अब जो नॉक्लार के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए, बोले कि अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। अरे भैया तुम कह रहे हो नॉक्लार एप्लीकेबल नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हो नॉक्लार के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, तो मतलब अब आपको नॉक्लार भी पढ़ना होगा। अगर नॉक्लार के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं तो आपको अब नॉक्लार भी पढ़ना चाहिए, नॉक्लार भी एप्लीकेबल होगा। फर्दर जिस एडिशन ऑफ स्टडी मैटेरियल को आपके लिए एप्लीकेबल किया गया है फॉर एग्जाम्स, उसमें भी नॉक्लार है। तो नॉक्लार तो हम लोग डिटेल्ड में यहां पे नहीं पढ़ेंगे, नॉक्लार का जो डिटेल्ड वीडियो है, नॉक्लार का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, तो आप नॉक्लार का वीडियो पर देख लीजिएगा कि नॉक्लार क्या था, एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉक्लार। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज है वो मैं बता रहा हूं आपको कि चेंज क्या है, बिकॉज उसी चेंज को नोटिफाई किया गया है, राइट। पहले बोला करते थे नॉक्लार इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। अब यहाँ पे कुछ शब्द चेंज किया गया, टर्मिनोलॉजी चेंज की गई है। इट इज एप्लीकेबल टू सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस बीइंग एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। क्या बोला गया है? इट इज एप्लीकेबल टू सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस। तो शब्द जो यूज किया गया है, इट इज एप्लीकेबल टू सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस, जो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं और एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज का। फर्दर अगर बात करें तो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस जो होते हैं, बोला गया था वो डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, जो डिसीजन मेकिंग वगैरह लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जब हम सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द KMPs, वी आर टॉकिंग अबाउट द की मैनेजर पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम KMPs की बात कर रहे हैं। तो दैट इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन गिवन कि हम यहाँ पे KMPs की बात कर रहे हैं। देन नॉक्लार की बात करें तो जो एप्लीकेबल था, बोला गया था इट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ ऑल लिस्टेड एंटिटीज, कि अपन किसी भी लिस्टेड एंटिटीज को ऑडिट करते हैं तो नॉक्लार हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, हमें नॉक्लार का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहां पे अब एप्लीकेबिलिटी को कर्टेल किया गया है, बोला है अब नॉक्लार सारे ऑडिट एंगेजमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ एंटिटीज जिसके शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। ध्यान से देखिएगा, जिसके शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में एंड जिनका नेटवर्थ 250 CR या उससे ज्यादा है। यानी नॉक्लार की एप्लीकेबिलिटी को कर्टेल किया है, बोला शेयर लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में और नेटवर्थ 250 CR या उससे ज्यादा है। तो अगर आप ऐसे किसी एंटिटी का ऑडिट एंगेजमेंट करते हैं तब जाकर आपके ऊपर नॉक्लार एप्लीकेबल होगा, तब जाके आपके ऊपर नॉक्लार एप्लीकेबल होगा। तो ये जो पॉइंट है मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक तो पीयर रिव्यू की जो टाइमलाइंस थी ना, 3 days 2 days 1 day, वो जो 4 फेजेस थे उसके डेट्स थे, एक वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार के अमेंडमेंट से, और एक ये वाला जो पार्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉक्लार, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, तो कब नॉक्लार अपने ऊपर एप्लीकेबल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। देन अगेन मेजर्स था पहले कि अगर इमिनेंट ब्रीच होगा तो उसके मेजर्स क्या होंगे, उसको हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, ज्यादा काम का नहीं। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट है सर,
एक तो ये डिस्क्लोजर वाला रिक्वायरमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी 40% कब लगेगा, 20% कब लगेगा, एग्जम्पशन कब मिलेगा। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ नुक्लार टू सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, वो वाला पार्ट एप्लीकेबल है। देन पीयर रिव्यू के अंदर अगर पार्टिकुलरली बात करें तो वो जो 4 फेजेस हैं उनके डेट्स हैं, किसमें कौन सा क्लाइंटेल आएगा, और वो जो प्रोसेस में 3 days 2 days 1 day जो दिया हुआ टाइम लिमिट दिया हुआ है 20 days 7 days, न्यू यूनिट ओल्ड यूनिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन एनबीएफसी का जो रीस्ट्रक्चरिंग है, जो एनबीएफसी का रिकंस्ट्रक्टिंग है कि बेस लेयर में क्या क्या आएगा, मिडिल लेयर में क्या क्या आएगा, अपर लेयर में क्या क्या आएगा, टॉप लेयर में क्या आएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं, आप मान के चलो, जो मुझे लगता है कि सर आपके एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स तक का अमेंडमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो अमेंडमेंट्स आर इजी, राइट, अमेंडमेंट्स आर इजी। सो आपको ये अमेंडमेंट्स नहीं छोड़ना है। एग्जाम से एग्जाम हॉल में आप जब जाएंगे ऑडिट के, तो उसके 1 घंटा पहले भी एक बार अमेंडमेंट फाइल देख लीजिएगा, ठीक है ना। और पीयर रिव्यू का चैप्टर पार्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट्स। सो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स आपके लिए आसान हो गए होंगे, मैनेजेबल हो गया होगा। जरूरत पड़े तो वीडियो दोबारा देख लो। इन अमेंडमेंट्स का आपको मैं वॉइस नोट भी शेयर कर दूंगा। पीयर रिव्यू चैप्टर का इन पार्टिकुलर दोबारा से आपको रिविजनरी वीडियो भी दे दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भैया, एक पीयर रिव्यू हम लोग रिवाइज कर लेंगे अमेंडेड वे में। क्वेश्चंस के अंदर अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो क्वेश्चंस की लिस्ट भी दोबारा आपके साथ में शेयर कर दूंगा, है ना। तो आई बिलीव आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कहीं किसी चीज की कमी नहीं पड़ने वाली। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फील दैट दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल, देन यार लाइक करने में कंजूसी मत करो मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।